लेकिन एक बार मालदा रीजन की ओर देख लेते हैं। रुमाना के पास आंकड़े आ चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है। रुमाना, मालदा में क्या है? देखिए, बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो मालदा रीजन माना जाता है, क्योंकि इसमें 65 सीटें आती हैं। और मालदा की जब बात होती है तो जिक्र मायापुर और इस्कॉन का किया जाता है, क्योंकि इस्कॉन का मुख्यालय यहां पर है। और 65 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। फिलहाल ये 63 सीटें इसलिए नजर आ रही हैं आपको क्योंकि 2 सीटों पर वोट पड़े नहीं है। इनमें आप देख सकते हैं 29 से 31 यहां पर टीएमसी के खाते में जा रही हैं, 20 से 22 बीजेपी के खाते में और 11 से 13 कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो यहां पर बाजी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने मारी थी। इस मालदा रीजन के अंदर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को पिछली बार बहुत बड़ा फायदा मिला था, लेकिन इस बार कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन बिल्कुल पिछड़ता हुआ और मामला एक बार फिर से टक्कर का टीएमसी और बीजेपी के बीच। सुमित, ये आंकड़े साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि इस बार केवल ये मुकाबला आमने सामने का हो गया था बीजेपी और टीएमसी के बीच। तीसरे फ्रंट के तौर पर दोनों जो अलायंस था कांग्रेस और लेफ्ट का, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली है। प्रदीप सिंह जी, एक क्विक कमेंट, ऐसा क्यों हुआ? क्यों थर्ड फ्रंट को वो मजबूती नहीं दिखाई दी इस बार पश्चिम बंगाल में, जो कि होनी चाहिए थी? नहीं, देखिए 2011 में सत्ता में आने के बाद से एक अभियान चलाकर ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस को ख़त्म किया, उनका सोशल बेस ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने से मेरा मतलब ये है, और ये उनको लगा कि अगर हम ये दलित और मुस्लिम गठबंधन बनाकर रखते हैं और मुस्लिम जो 28-30% है वो हमारे साथ हमेशा के लिए हो जाता है, तो लेफ्ट और कांग्रेस फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। तो ये सोचकर उन्होंने किया, उसमें इतनी दूर निकल गई वो कि उन्होंने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया। वह ये कि लेफ्ट और बीजेपी एनालिसिस है, इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। तो अभी तो लंबा प्रोग्राम चलना है, लेकिन अब बारी है उत्तर बंगाल की, वो पहाड़ी इलाका जहां पर बीजेपी बहुत मेहनत कर रही थी। कितना फायदा पहुंचा या नहीं, बता रही है रुमाना। तो अलीपुरद्वार, कूच बिहार, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग जैसे जिले इसी इलाके में आते हैं। उत्तर बंगाल का ये इलाका है, 28 सीटें इस इलाके में पड़ती हैं। और आप ये देख रहे हैं जो हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं वो राजबाड़ी पैलेस के हैं, जो 2 मंजिला एक इमारत है। और इसी के ऊपर ये आंकड़े, इन 28 सीटों का ये गणित आपके सामने। 28 सीटों में से यहां बीजेपी को बढ़त टीएमसी पर 14 से 16 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई टीएमसी बीजेपी से पिछड़ रही है। उत्तर बंगाल के इन इलाकों में 11 से 13 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का यहां पर भी सुपड़ा साफ होते हुए महज 0 से 2 सीटों पर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से बटते हुए। लेकिन उत्तर बंगाल में बीजेपी टीएमसी से आगे। सुमित, पहला ऐसा रीजन है जहां पर बीजेपी टीएमसी के आगे दिखाई दी। अभी तक की जिन 5 रीजन की हमने बात की गई है, उत्तरी बंगाल में बीजेपी को 14 से 16 सीटें हैं। के शर्मा, इस वक्त आपको आना चाहिए इस चर्चा में और समझाना चाहिए कि जो ये के शर्मा के साथ संपर्क टूट गया है। चलिए, उन्हीं के छोटे भाई संजय शर्मा हमारे साथ है, लेकिन टीएमसी से हैं। असली भाई तो नहीं है, लेकिन भाई कहा उन्होंने इस डिबेट में। संजय शर्मा जी, यहाँ पे कहाँ चूक हो गई? देखिए, उत्तर बंगाल की सांगठनिक स्थिति की हम चर्चा करें तो लोकसभा चुनाव में यहाँ की सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। हमारे लिए काफी कम स्कोप था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव के बाद हमने वापस अपनी जमीन वापस लेने के प्रयास किए। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद लोग हैं, उनकी निष्क्रियता और उनकी अकर्मण्यता का लाभ भी हमें मिला। लोगों ने देखा कि इतने एमपी बनाने के बाद भी इस क्षेत्र में भाजपा कुछ नहीं कर रही है और तृणमूल के नेतागण, तृणमूल के मंत्रीगण, ये लोग जो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, ये स्वाभाविक तौर पर हमारी जमीन कुछ वापस लौटी है। संजय जी, के शर्मा होते तो आपकी बात का जवाब देते। आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, तो बोलो मैं ठीक कर लीजिए अपने कनेक्टिविटी को, कनेक्शन को, शायद कुछ सुनने में दिक्कत आ रही है मुझे। अब आखिरी बात, अब आखिरी रीजन की ओर आ गए। छठा रीजन है, हमने 6 इलाकों में बांटा हुआ है और ये दक्षिणी बंगाल का, जो कि सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ पे सबसे अधिक सीटें हैं। जो इस इलाके को जीत लेता है, यानी उसी की सरकार बनने वाली है कोलकाता में। तो दक्षिण बंगाल की क्या स्थिति है? रुमाना के पास वो जादुई आंकड़ा है। रुमाना।
तो दक्षिण बंगाल रीजन सबसे बड़ा रीजन, 66 सीटें इस रीजन में आती हैं और जिस तरीके से सुमित बता रहे थे कि जो इस रीजन को जीत लेता है उसी की सरकार बंगाल में बनती है। 2016 में इन 66 में से 55 सीटें टीएमसी ने जीती थी और दक्षिण बंगाल रीजन में ये बेल्लूर मठ, जहां से हम आप तक आंकड़ा पहुंचा रहे हैं, बेल्लूर मठ जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, आंकड़ा आपके सामने आ गया है। ये नंबर बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहां पर टीएमसी एक बार फिर से बीजेपी से बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 37 से 39 टीएमसी का आंकड़ा, बीजेपी 25 से 27 पर ही ब्रेक लगाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो सुमित जो कह रहे थे ना कि जो इस इलाके में बढ़त बनाता है वो बंगाल की सत्ता तक पहुंचता है, तो इस इलाके में टीएमसी की बढ़त, सुमित टीएमसी की बढ़त, और इस बढ़त से साफ समझ में आता है वही बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो शहरी इलाका है वहां पर अभी भी ममता बनर्जी की ज़्यादा पकड़ है और इसका एनालिसिस अगर करेंगे तो बहुत से फैक्टर्स निकल कर आएंगे। उसी पर अब बातचीत करते हैं, तमाम खास मेहमान हैं। बड़ा आंकड़ा आपके सामने, पश्चिम बंगाल का 152 से 164 टीएमसी, 109 से 121 बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस और लेफ्ट को 14 से 25 सीटें मिलने का अनुमान एबीपी और सी वोटर के इस सर्वे में निकलकर सामने आया है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पर अभय दुबे मेरे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ विश्लेषक हैं, सीएसडीएस के लिए काम करते रहे। अभय जी, इस बात को समझाना होगा और समझना होगा हम सबको इस पूरी चर्चा में, क्या शहरी इलाकों में बीजेपी ने जिस तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की उसका खामियाजा उठा? क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम हैं और हिंदू मुस्लिम परिवारों में निकाह शादियाँ होती हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के नाम आधे हिंदू आधे मुसलमान रखे जाते हैं। उस ध्रुवीकरण का पढ़ी लिखी शहरी आबादी पर उल्टा असर पड़ा या नहीं असर पड़ा? हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि बंगाल का एक एक्सेप्शनलिज्म है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं सब जाते थे वहाँ हिंदी में भाषण देते थे। हिंदी भाषण देना बुरी बात नहीं, हम सब लोग हिंदी भाषी हैं, मैं तो हिंदी का ही लेखक हूँ, अंग्रेजी में तो कभी कभी बीच में लिख लेता हूँ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उनके अध्यक्ष दिलीप घोष को छोड़कर कोई भी भरोसे लायक बंगाली चेहरा पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बंगाल की जो पढ़ी लिखी शहरी जनता है वो आपके आंकड़े ये बता रहे हैं, मैं आपके आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ, वो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद नहीं बन पाई, ये आंकड़े हमें ये बताते हैं। दूसरी बात, देश के दूसरे इलाकों के मुकाबले बंगाल में भाजपा का जो जनाधार वाला किरदार है वो अलग तरह का है। वहाँ भाजपा पिछड़ी जातियों की, दलित जातियों की, इसको सबाल्टर्न क्लास बोलते हैं, उसकी पार्टी के तौर पर उभरी है। जो बंगाल की ऊंची जातियां, पढ़ी लिखी जातियां, वहाँ का जो भद्रलोक है वो भारतीय जनता पार्टी उसकी पहली पसंद नहीं रही है। भाजपा ने बाहर से कुछ उम्मीदवारों को लाकर, चाहे वो स्वपन दास गुप्ता हो, चाहे अशोक लाहिड़ी हो या और तमाम सारे शुभेंदु अधिकारी परिवार तो पूरा है। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, एक आध की बात नहीं कह रहा हूँ, नहीं मतलब टीएमसी के कम से कम 20-22 बड़े नेता है। नहीं देखिए चुनाव के दौरान आप देखिए टीएमसी से जो लोग छोड़ के भाजपा में गए हैं, यानी जो दल बदलू लोग हैं जिनको भाजपा ने 100 दल बदलुओं को टिकट दिया है पश्चिम बंगाल में, तो वो लोग जो हैं वो तो हैं भद्रलोक के, उनमें से बहुत से लोग भद्रलोक के हैं। लेकिन जो भाजपा का जनाधार है, जिसके अंदर से भाजपा ने पिछले कई सालों से वहां काम किया है, उसके अंदर से भाजपा का कार्यकर्ता वर्ग उभरा है, वहां पर भाजपा निचले कमजोर जातियों की पार्टी बंगाल में है। इसकी वजह से जो शहरी लोग हैं, जो भद्र लोग हैं, भाजपा उनकी पसंद नहीं रही है। भाजपा ने कोशिश की है कि टिकट देने में एक ऐसा मिक्स तैयार करे, ऐसा मिश्रण तैयार करे कि वो सारे बंगालियों की पार्टी लगे, लेकिन कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे मुकाम रहे हैं जहां भाजपा कामयाबी नहीं हासिल कर पाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।